नाज़रीन आदाब, खैर मकदम में आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान और लेकर हाजिर हैं हम इस वक्त कश्मीर एक्सप्रेस। आइए आगाज करेंगे अपने जम्मू कश्मीर की खबरों का हेडलाइंस के साथ। 19 गोलियां लगने के बावजूद मौत को मात देकर चेतन चीता ड्यूटी पर लौटे। जल्दी ही ज्वाइन करेंगे बटालियन का, रेस्ट करना नहीं आता। मंजूर कत्ल मामले में शमूलियत से लश्कर ने किया इनकार। मुजरमाना कार्रवाई के बाद लोगों में बढ़ रहा है दहशतगर्द तंजीम के तय गुस्सा और नाराजगी। 2017-18 के माली साल में जम्मू कश्मीर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के कारोबार में जबरदस्त इजाफा, टर्नओवर पहुंचा 1100 करोड़ के पार। रियासती हुकूमत ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दी अहम रियायत। हुकूमत के इश्तेहारात पर लगने वाला जीएसटी अब मुताल्लिका सरकारी इदारे की जानिब से किया जाएगा अदा। और हाईकोर्ट की सख्ती के बाद वादी में ट्रैफिक निजाम दुरुस्त करना एक बड़ा चैलेंज। महज 1% रजिस्टर्ड गाड़ियों के लिए ही है पार्किंग। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। 19 गोलियां लगने के बाद भी मौत को शिकस्त देने वाले सीआरपीएफ के कमांडेंट चेतन चीता आज बुलंद हौसलों के साथ ड्यूटी पर लौटे। चीता ने सीआरपीएफ के डायरेक्टरेट में ड्यूटी ज्वाइन की है। वो फिलहाल अपने लिए पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं। 19 गोलियां लगने के बाद मौत को मात देने वाले सीआरपीएफ कमांडेंट चेतन चीता आज बुलंद हौसलों के साथ ड्यूटी पर लौटे। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से एनकाउंटर के दौरान चेतन चीता को 19 गोलियां लगी थी, लेकिन अब 1 साल के संघर्ष के बाद वो ठीक है और देश की रक्षा के लिए फिर से तैयार है। चेतन चीता को उनकी वीरता के लिए कीर्ति चक्र भी मिल चुका है। उन्होंने लश्कर कमांडर समेत 3 आतंकियों को मार गिराया था। चेतन चीता ने कहा कि अगर मौका मिले तो वो दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक का हिस्सा बनना चाहते हैं। 9 गोलियां तो मेरे शरीर में लगी है, उसके बाद में उसके अलावा 10 गोली तो मेरे बीपी पे है, तो करीब 19-20 गोलियां मेरे को टोटल हिट हुई थी मेरे उस पे। तो उस टाइम पे यही था कि मेरे को उसको मारना है, उसको जिंदा नहीं चले जाना। चेतन चीता में देशभक्ति और वीरता का जज्बा इतना है कि वो फिर से फील्ड में उतरकर आतंकियों को खदेड़ना चाहते हैं। और जेकेएलएफ के चेयरमैन और अलहदगी पसंद लीडर यासीन मलिक को रिहा कर दिया गया है। यासीन मलिक के अलावा पार्टी के जोनल ऑर्गेनाइजर बशीर अहमद कश्मीरी को भी रिहा कर दिया गया, लेकिन नायब चेयरमैन शौकत अहमद बख्शी को जेल में ही रखने का फैसला किया गया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 2 अप्रैल को यासीन मलिक को उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, श्रीनगर में हमारे नुमाइंदे भी इस बारे में बताएंगे, लेकिन आपको एक बार फिर से बता दें कि यासीन मलिक जेकेएलएफ के चीफ अलहदगी पसंद लीडर यासीन मलिक को रिहा कर दिया गया है। यासीन मलिक के अलावा पार्टी के जोनल ऑर्गेनाइजर बशीर अहमद कश्मीरी को भी रिहा कर दिया गया, लेकिन नायब चेयरमैन शौकत अहमद बख्शी को अभी जेल में ही रखने का फैसला लिया गया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 2 अप्रैल को यासीन मलिक को उनके घर से गिरफ्तार किया गया था और अब उन्हें रिहा कर दिया गया है। तो दहशत गर्दों के एनकाउंटर के बाद कश्मीर बंद की जो कॉल दी गई थी अलहदगी पसंद लीडरान की जानिब से, उस वक्त यासीन मलिक को भी हिरासत में लिया गया था, लेकिन अब वो रिहा कर दिए गए हैं। तो जेकेएलएफ के चीफ हैं यासीन मलिक और उनके साथ एक और लीडर पार्टी के जोनल ऑर्गेनाइजर बशीर अहमद कश्मीरी को भी रिहा कर दिया गया है, लेकिन नायब चेयरमैन शौकत अहमद बख्शी को अभी जेल में ही रखने का फैसला किया गया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 2 अप्रैल को ये यासीन मलिक को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया था और आज उन्हें रिहा कर दिया गया है। हालांकि पिछले दिनों हुकूमत ने यह हुक्म दिया था कि अलहदगी पसंद लीडरान की नजरबंदी हटा ली गई है और अब वो आज़ादी से घूम फिर सकते हैं, बशर्त है कि वो मुल्क विरोधी या मुल्क मुखालिफ कोई काम न करे, और इसका उन्होंने वादा भी किया है। अब अलहदगी पसंद लीडर आज़ादी से घूम फिर सकते हैं और जो डेमोक्रेटिक हुकूक उन्हें हासिल हैं उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बशर्ते कुछ मुल्क मुखालिफ न हो। तो यासीन मलिक को रिहा कर दिया गया। आपको बता दें कि लगातार ऑपरेशन ऑल आउट
2 को भी एक बड़ी कामयाबी मिल रही है, जिससे कि घबराए हुए हैं अलहदगी पसंद लीडर, और वो वक्त वक्त पर कश्मीर बंद की कॉल देते हैं। जब 1 दर्जन से भी ज्यादा मिलिटेंट्स को मारा गया था, उसके बाद इन लोगों ने कश्मीर बंद की कॉल दी थी और इसी बिना पर इन्हें हिरासत में लिया गया था। अब यासीन मलिक को रिहा कर दिया गया है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे और कश्मीर के ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं श्रीनगर से। जी सैयद तजम्मुल, यासीन मलिक रिहा कर दिए गए हैं, लेकिन इनकी पार्टी के नायब सदर को अभी हिरासत में ही रखने का फैसला किया गया है। इमरान, जिस तरह से आपने तफसील में जाना और दिखाया कि किस तरह से फ्रंट सरबराह मोहम्मद यासीन मलिक को आज श्रीनगर के सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया, वो सीधे श्रीनगर के अपनी रिहाइश का मायसमा पहुंच गए। ताहम उनके जो दीगर 2 साथी हैं उन्हें मजीद 10 दिन तक जुडिशल रिमांड में रखा गया। यासीन मलिक गुज़िश्ता 3 बरस से, जब से बीजेपी पीडीपी सरकार आई, तब से उन्होंने बेशतर वक्त जो है वो जेल में गुजारा, इन और आउट होते रहे, और जब भी इस तरह की सूरत हाल सामने आई तो उस वक्त सईद अली शाह गिलानी को घर में नजरबंद, मीरवाइज उमर फारूक को घर में नजरबंद, जबकि जेआरएल के तीसरे और अहम लीडर जो है मोहम्मद यासीन मलिक, उन्हें बेशतर वक्त या तो घर में नजरबंद रखा गया या सेंट्रल जेल या नजदीकी पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया गया। और ताजा तरीन मिसाल में आज जेकेएलएफ के सरबराह को श्रीनगर के सेंट्रल जेल से श्रीनगर अपनी रिहाइशगाह पहुंचाया गया, जहां उन्होंने मुख्तसर खिताब में अपने कार्यकर्ताओं यानी पार्टी वर्करों से कहा कि अब ये जो सिलसिला है ये काफी पुराना है और आगे भी चलता रहेगा। ताहम उन्होंने कहा कि वो जब भी छोटे तो कोशिश करेंगे कि वो ताज़ती मजालिस में जाना शुरू करें। कल से कई एक जगह पर उनका प्रोग्राम है, लेकिन देखना होगा क्या सरकार उन्हें इन ताज़ती मजालिस में जो भी लोग मारे गए हैं, खासकर जो मिलिटेंसी के साथ रिलेटेड थे, उनके घर जाने की जहमत करेंगे। और यासीन मलिक के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा क्या वो हाजत संभल सोनावारी जाएंगे, जहां पर मंजूर अहमद की सिरका की लाश जो है वो बरामद हुई। क्या इंसानी हकूक के इस तरह के जो केसेस हुए हैं उसमें जेआरएल की लीडरशिप जो है वो यू टर्न लेकर ऐसे जगहों पर भी जाना चाहेगी, क्योंकि लश्कर तैयबा के चीफ महमूद शाह ने पहले ही साफ कर दिया कि हाजन किलिंग में उनका हाथ नहीं है। अब ये सवाल होगा क्या गवर्नमेंट इनको अलाउ करेगी आगे की इन ताज़ती मजालिसों में जाने की या नहीं। इसके अलावा आपको याद होगा इमरान के जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सरबराह के अलावा जो मोहम्मद अशरफ लाया वगैरह काबिल जिक्र है कि देर गए तक शायद उनकी नजरबंदी भी खत्म कर दी जाए, जो कि घरों में हाउस अरेस्ट रखे गए। इसी के साथ क्योंकि ये मामला यासीन मलिक की इस रिहाई से ही जुड़ा है, आज साउथ कश्मीर में इंटरनेट जो है वो बहाल कर दिया गया। शोपियन में 4G के बजाय 2G नेट सर्विस जो है अभी ऑन कर दी गई है, और रेल खिदमात भी अभी साउथ कश्मीर में चल रही है। और सोमवार का दिन है, कल रियासती सरकार के लिए अहम फैसला क्या कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में बच्चों को जाने की इजाजत होगी या नहीं। बिल्कुल, तो हालात को मामूल पर लाने की कोशिश की जा रही है, और अलहदगी पसंद लीडरों को भी जैसा कि हुकूमत चाहती है उनको आज़ादी से घूमने फिरने की इजाजत है, बशर्ते ये लोग मुल्क मुखालिफ कोई काम न करें। अगर सैयद तजम्मुल ऐसा होता है, इन लोगों ने भी क्या कोई वादा किया है कि वो इस तरह की कोई हरकत नहीं करेंगे? अगर कोई इस तरह की कोशिश होती है तो क्या फिर इन पर कार्रवाई हो सकती है? देखिए इमरान, हमने ज़िमन में बात करनी चाहिए, क्योंकि सईद अली शाह गिलानी को सिर्फ एक दिन रिहाई नसीब थी जब उन्होंने नजदीकी मस्जिद शरीफ में खिताब किया, मुख्तसर खिताब किया। और उसके बाद ये जो हुर्रियत पसंद लीडरान है जिनकी रिहाई के लिए रियासती पुलिस के चीफ डॉक्टर SP वैद ने कहा कि वो जहां चाहे जा सकते हैं, जिस वक्त चाहे, लेकिन मुल्क मुखालिफ या कानून को हाथ में लेकर कोई भी बात जो है उसकी इजाजत नहीं होगी। लेकिन साथ ही साथ चूंकि मैंने उस वक्त भी बात की थी कि जब हुर्रियत लीडरान इन ताज़ती मजालिस में जाएंगे, क्योंकि जिन हालात से जम्मू कश्मीर इस वक्त गुजर रहा है, ताज़ती मजलिसों का कम होना या बंद होना फिलहाल कोई चांस नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद अगर इन जगहों पर जाने के लिए हुर्रियत लीडरान जाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर में तो खलल पड़ेगा, क्योंकि मुझे याद है कि साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने ही ये ट्रेंड सेट किया कि अलहदगी पसंद लीडरान को अपने ही घरों में ज्यादा देर तक नजरबंद रखा जाए, क्योंकि जहां पे जाते हैं वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आ ही जाती है, और जिसका इस सरकार ने कोई तब्दीली नहीं की बल्कि उस प्रोसेस को कंटिन्यू किया जो उमर अब्दुल्ला साहब ने ट्रेंड सेट किया था। लेकिन इसके बाद जब ये शोपियन पहुंचेंगे जाहिर सी बात है नारेबाजी होगी। और साथ ही जब हुर्रियत लीडर से हमने DGP के इस ट्वीट से मुतालिक बात की तो उन्होंने कहा कि DGP का
अपना एक ओपिनियन है, लेकिन हम अपनी पॉलिसी से चलते हैं और इनके कहने या करने से न हम कहीं जा सकते हैं और न कहीं से वापस आ सकते हैं। हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन और अपना पॉलिसी है। लेकिन इमरान, एक अहम बात मैंने शुरू में कह दी और आखिर पे भी कह दूंगा, क्या यासीन मलिक हाजन सुंबल सोनावारी उस गमज़दा खानदान के साथ ताज्जुब के लिए जाएंगे जिस शख्स के इकलौते जो कमाल थे, उसकी जो सिर कटी लाश मिली थी, उसके बाद लश्कर ने भी, एलटी ने भी उसको कंडम किया। क्या यासीन मलिक शोपियान के साथ साथ सुंबल सोनावारी भी जाएंगे या नहीं? ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा सैयद तजम्मुल, क्योंकि अगली खबर पर भी हम आपसे बात करेंगे। रियासती हुकूमत ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को एक अहम रियायत देने का फैसला किया है। मीडिया हाउस को माली फवायद फराहम करने के लिए हुकूमत ने इश्तिहारात पर लगने वाला जीएसटी अब मुताल्लिका सरकारी अदारे की जानिब से अदा किए जाने की बात कही है और ये रकम मुताल्लिका मीडिया की तरफ से मुकर्रर की गई असल इश्तिहारी शरह के अलावा होगी। आपको बता दें कि प्रिंट मीडिया में इश्तिहारी स्पेस को बेचने के लिए 2 स्लैब्स हैं। सरकारी इश्तिहारात पर जीएसटी की 5% शरह खासतौर से महकमा इत्तलात के जरिए वसूल की जाती है, जबकि 18% उस सूरत में वसूल की जाती है जब इश्तिहारी एजेंसी कमीशन की बुनियाद पर स्पेस बेचता है। कमर्शियल टैक्स महकमे के मुताबिक हुकूमत को बतौर 5% जीएसटी महकमा इत्तलात को इजाफी 1.75 करोड़ रुपए इजाफी फराहम करेगी। ये रकम अखबारात में तकसीम की जाएगी और इस पर बात करेंगे हमारे कश्मीर ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल से। तो ये एक बेहतर कोशिश मानी जाए खासतौर से अखबारात के लिए, मीडिया हाउसेस के लिए कश्मीर हुकूमत, जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से। बिल्कुल इमरान, जिस तरह से रियासती असम्बली के बजट सेशन में ही डॉक्टर हसीब द्राबू जो साबिक वजीर खजाना रियासत जम्मू कश्मीर रह चुके हैं, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि क्योंकि अखबारात और जो रियासत जम्मू कश्मीर में जो अखबारात हैं जो कि रियासती सरकार की तामीर और तरक्की का जो प्रोग्राम है उसमें नुमाया किरदार अदा करते हैं, लिहाजा उनके साथ जो भी जीएसटी का जो बिल होगा, मिसाल के तौर पे आपको समझाऊं कि अगर रियासती सरकार की तरफ से एडवर्टीजमेंट के बाद जीएसटी का जो बिल है वो अखबार के एडिटर इन चीफ तक पहुंचता है, तो उसमें वो पैसा जो है जीएसटी का, वो चाहे 5% हो या 12%, वो कट जाता है। लेकिन अब सरकार ने ये फैसला लिया कि ये जो जीएसटी का जो पैसा होगा वो सरकार ने अपनी तरफ से खर्च करना होगा। यानी रियासती जम्मू कश्मीर में गिल्ड ने और बाकी एसोसिएशन ने फयाज अहमद कलू की क़यादत में कई बार नए वजीर खजाना सईद अल्ताफ अहमद बुखारी से मुलाकात की और जिन्होंने इस पर हामी भरी और इस फैसले को सही करार दिया। लिहाजा ये जो जीएसटी का जो पैसा होगा ये खुद सरकार बर्दाश्त करेगी, जिस पर मालिकान पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। एक खुशाइंदा बात है क्योंकि जम्मू कश्मीर में अखबारात का जो काम है काफी सख्त है और जिस सख्ती के साथ ये काम कर रहे हैं, मुश्किलात में काम कर रहे हैं, उम्मीद करता है कि मौजूदा सरकार इन हालात को किसी न किसी हद तक एड्रेस करने की कोशिश करेगी। लेकिन सियाहत से और उसके बाद अखबारात की जो इस वक्त कोशिश है कि अखबार को ज्यादा से ज्यादा आजाद तबीयत के साथ रखा जाए, इसे गवर्नमेंट ओन्ड सिस्टम इंस्टीट्यूशन न बनाए जाए, वो क्रेडिबिलिटी बरकरार रहे। लेकिन सरकार का जो फैसला है जरूर रियायत और राहत जो है वो मालिकान या एडिटर्स को जरूर देगा। जी, बहुत शुक्रिया सैयद तजम्मुल आपका इस पूरी जानकारी के लिए श्रीनगर से। और नेशनल पैंथर्स पार्टी के सरपरस्त प्रोफेसर भीम सिंह ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी नुमाइंदों को भरपूर जवाब न देने पर हुकूमत हिंद की तनकीद की है। उन्होंने कहा कि यूएन में कश्मीर के ताल्लुक से पाकिस्तान हमेशा गलत बयानी से काम लेता है। उन्होंने कहा कि 1948 में सलामती काउंसिल की तैयार करदा करारदाद की पाकिस्तान ने खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने मरकजी हुकूमत से पूछा कि जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से तारीखी हवालों को दुनिया के सामने क्यों नहीं रखा जाता ताकि पाकिस्तान का असल चेहरा बेनकाब हो। भीम सिंह ने साबिका कांग्रेस और मौजूदा बीजेपी हुकूमत दोनों पर सवाल उठाए हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने रियासत की मौजूदा सूरत हाल के लिए सूबाई और मरकजी दोनों हुकूमतों को जिम्मेदार ठहराया है। मेंढर के मनकोट में पार्टी कारकुनान से खिताब करते हुए साबिक वजीर आला ने कहा कि नौजवान रियासती हुकूमत से मायूस हो चुका है। मरकजी हुकूमत की तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क के सेकुलर किरदार को मस्ख करने की कोशिश की जा रही है। तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक गांव में पार्टी लीडरान और कारकुनान से खिताब कर रहे थे।
रियासत की सियासत में हंगामा बर्पा कर देने वाले कठुआ रेप और मर्डर मामले की चार्जशीट तकरीबन तैयार हो चुकी है। सीनियर पुलिस जराये के मुताबिक इस मामले में पुलिस की जानिब से हाई कोर्ट में अगले हफ्ते चार्जशीट दाखिल की जाएगी। तकरीबन 2.5 माह की कोशिश के बाद रियासती पुलिस की क्राइम ब्रांच ने यह रिपोर्ट तैयार की है। आपको बता दें कि 17 जनवरी को मासूम बच्ची की इस्मत दरी के बाद उसका कत्ल कर दिया गया था। इस मामले में 2 एसपीओ समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और दहशतगर्द तंजीम लश्कर-ए-तैयबा ने मंजूर अहमद के बेरहमाना कत्ल से खुद को अलग कर लिया है। उसका कहना है कि इस वारदात में उसका हाथ नहीं है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों बांदीपुरा के हाजीन से मंजूर अहमद अगवा करने के बाद बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। मंजूर की सरकटी लाश मिलने के बाद दहशतगर्दों के खिलाफ मकामी लोगों में सख्त गुस्सा और नाराजगी पाई जाती है। कहा जा रहा है कि लोगों की नाराजगी से घबराकर लश्कर मंजूर के कत्ल की बात से इनकार कर रहा है। इस हफ्ते के दौरान हाजीन में अगवा और कत्ल का ये दूसरा वाकया था। मंजूर से कबल नासिर शेख नाम के नौजवान को अगवा करने के बाद कत्ल कर दिया गया था। लश्कर ने इसकी जिम्मेदारी ली थी और इस तरह की जालिमाना और बुज़दिलाना कार्रवाइयों से दहशतगर्दों की हकीकत खुल चुकी है। नौजवानों को बरगला करके दहशतगर्द वादी में एक दूसरे के खिलाफ नफरत पैदा करना चाहते हैं। यौम सेहत के मौके पर रियासत के लिए एक अच्छी खबर आई। मरकजी हुकूमत की आयुष्मान स्कीम के तहत जम्मू कश्मीर के तकरीबन 6.5 लाख अफराद को मुफ्त और मयारी तिब्बी इमदाद फराहम की जाएगी। वाज़ेह है कि 1 फरवरी 2018 से शुरू हुई यह स्कीम खित्ता अफलास यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन में जिंदगी बसर करने वाले अफराद के लिए मुख्तस है। इससे कबल यह स्कीम राष्ट्रीय बीमा सुरक्षा कार्यक्रम के नाम से चलती थी। इस स्कीम के तहत मुल्क की 40% आबादी को मुफ्त तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए बीमे के जुमरे में लाया जाएगा। हालांकि अभी तक रियासत के किसी भी शख्स को इस जुमरे में नहीं लाया गया है। इस स्कीम के तहत बीमे के तहत आने वाले हर कुनबे को 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा। ताहम यह रकम नकद नहीं मिलेगी बल्कि मरकज की जानिब से मंजूर निजी और सरकारी अस्पतालों को दी जाएगी। आपको बता दें कि WHO ने इस साल वर्ल्ड हेल्थ डे के लिए सबको तिब्बी तहफ़्फ़ुज़ का मौजू मुंतखब किया है। और बीजेपी कारकुनान की परेशानियों को निजी तौर पर सुनने के मकसद से PHE वजीर श्यामलाल चौधरी कठुआ पहुंचे। परेशानियों को सुनने के बाद रियासती वजीर ने फौरी कार्रवाई किए जाने का भरोसा दिलाया। वजीर ने इस दौरान बीजेपी लीडरान वजीर ने अपनी पीठ थपथपाने से भी नहीं चूके। उन्होंने कहा कि पिछले 30 सालों में जितना काम नहीं हुआ उतना इन 3 सालों में किया गया है। सालों से अटके पड़े प्रोजेक्ट्स को पूरा किया गया है और कई मंसूबों को चलाया जा रहा है। जमीनी सतह पर उतारने की भी इन मंसूबों को कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने 2017-18 के माली साल में सबसे बेहतरीन नतायज हासिल किए हैं। माली बहरान और कसाद बाजारी के बावजूद बैंक का कारोबार 1100 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। माली साल में यहां बैंक की आमदनी में 7% का इजाफा हुआ है। वहीं पेशगी से भी 30% का इजाफा दर्ज किया गया है। इसके अलावा बैंक की बैलेंस शीट के मुताबिक 2017-18 के माली साल में 110 करोड़ रुपए कर्ज के तौर पर फराहम किए गए। बकायजात की हुसूलियाबी और अनएक्टिव खातों को बंद करने में भी कामयाबी हासिल हुई है। वादी में कार पार्किंग एक बड़ा मसला है। श्रीनगर समेत तमाम दूसरे इलाकों में गलत पार्किंग की वजह से ट्रैफिक जाम रहता है, रूटीन का मामला बन चुका है और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने इस ज़िम्न में सख्त हिदायत जारी की है। अदालत आलिया ने सड़क के किनारे पार्किंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया है। वाज़ेह है कि सिर्फ श्रीनगर में ही तकरीबन 3 लाख गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं, लेकिन 1% गाड़ियों के लिए ही पब्लिक पार्किंग की जगह है। बटमालू और लाल चौक बस स्टैंड के शिफ्ट होने के बाद मसला मजीद पेचीदा हो गया है। मल्टी स्टोरी पार्किंग की तामीर और ट्रैफिक पुलिस की सख्ती के बावजूद हालात में ज्यादा तब्दीली वाकई नहीं हुई है। शुरुआती 3 माह के दौरान सिर्फ श्रीनगर में ही ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी के 30,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। मशरकी और शुमाली हिस्सों के निचले इलाकों के बाद बालाई इलाकों में भी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। बांदीपुरा समेत वादी के कई मकामात पर बारिश हुई है। श्रीनगर और अनंतनाग में भी बारिश से लोगों को राहत मिली है। वाज़ेह है कि इससे कबल कुछ इलाकों में जालाबारी भी हुई थी, जिसकी वजह से फसलों को नुकसान होने के इम्कान पैदा हो गए हैं। और श्रीनगर के बाद अब पटन में भी एक ऐसी क्रिकेट चैंपियनशिप का इनेकाद होने जा रहा है जिसमें कि प्राइवेट फ्रेंचाइजी की टीमें हिस्सा लेंगी। IPL की तर्ज पर इलाके के बेहतरीन खिलाड़ियों को बेचने और खरीदने का अमल अपनाया गया है। टूर्नामेंट में मीडिया एसोसिएशन की टीमें भी
हिस्सा ले रही हैं। मीडिया एसोसिएशन टीम के लिए 16 खिलाड़ियों को मंतखब किया गया है। अब बाकायदा उनकी बोली लगाकर उन्हें खरीदा गया है। लीग में तकरीबन 100 क्रिकेटर्स हिस्सा लेंगे। टूर्नामेंट की तैयारियों के लिए खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस शुरू कर दी है। पट्टन के जितने भी ग्राउंड हैं वो क्रिकेटर्स से भरे पड़े हुए हैं। सिविल सोसाइटी ने लीग के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया है। वहीं क्रिकेटर्स के लिए ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म है अपने आप को साबित करने के लिए, जहां वो अपनी सलाहियत का लोहा मनवाकर मुस्तकबिल के लिए राह हमवार कर सकते हैं। पटन से मीडिया एसोसिएशन की तरफ से खेलने जा रहा हूँ। मेरा नाम फिरदौस रशीद है। मेरी एक्विजिशन हुई है पटन टाइगर्स में। तो ये एक हिस्ट्री में नॉर्थ जोन में काफ़ी अच्छा स्टेप है। जोन ने ये स्टेप लिया है, यहाँ पटन प्रीमियर लीग खेलने जा रहा है। तो इसमें 100 से ज़्यादा जो प्लेयर्स है वो इसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं। सो आई होप दैट वी विल शो बेस्ट परफॉर्मेंस इन द ईयर टू कमिंग मैचेस। सो लॉट ऑफ थैंक्स एंड आई especially media association Patan who encourages us and supports us at every level. और आमतौर पर सरकारी मुलाजमीन और बिलखुसूस असातिज़ा को लेकर के लोगों की सोच बेहद मनफी होती है। फर्ज में तसाहुली, ईमानदारी से काम न करना, ड्यूटी से गैर हाजिर रहना, ये एक आम सरकारी मुलाजमीन को लेकर सोच है। लेकिन पट्टन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के सदर मुदरिस यानी प्रिंसिपल इन सब से अलहदा तस्वीर पेश करते हैं। छुट्टियों के दिन भी वो स्कूल आते हैं। दर्स और तदरीस तो नहीं होती, इसलिए वो अपना वक्त स्कूल के दूसरे कामों में सर्व करते हैं। इतवार के रोज़ वो स्कूल की साफ सफाई करके उसे खूबसूरत बनाने में गुजारते हैं। इतवार का दिन उन्होंने क्यारियों में पानी देने और नए पौधे लगाने के लिए वक्फ कर रखा है। मैं एजाज अहमद बांडे हूँ। मैं हायर सेकेंडरी स्कूल पटन का प्रिंसिपल हूँ। आज छुट्टी का दिन है, लेकिन हम छुट्टी के दिन संडे को भी काम करते हैं। यहाँ पर हमने गुलिस्तान गनी पार्क बनाई है, जिसमें हम इस वक्त खड़े हैं। ये हमने बच्चों के लिए बनाई है, क्योंकि बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं थी। ये यहाँ पटन हायर सेकेंडरी में कोई पार्क नहीं थी। जब से मैंने चार्ज संभाला तब से यहाँ कंटिन्यू काम चलता है। हमने 2 पार्कें बनाई। आज हमने प्लांटेशन ड्राइव भी कल किया, लेकिन साथ ही हम कहते हैं कि ज़िंदगी के लिए सबसे खुशी का टाइम होता है जब इंसान किसी फूल को देखता है। आज हमने यहाँ फूल लगाए, मैरीगोल्ड, डहेलिया और किस्म किस्म के फूल लगा दिए। और इसके अलावा पट्टन में ही माजूर बच्चों के लिए नात ख्वानी, तहरीरी और इशारती ज़बानों के मुकाबले मुनक्किद हुए। प्रोग्राम में ऐसे बच्चे भी शामिल थे जो समाअत और बसारत की क़ुव्वत से महरूम थे। बच्चों की हौसला अफजाई के लिए उनके वालिदैन और यूथ डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन भी मौजूद थे। प्रोग्राम का इनेकाद नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड जम्मू कश्मीर की जानिब से किया गया था, जिसमें चिल्ड्रन डिसेबिलिटी एम्पावरमेंट कमेटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने भी शिरकत की। मकामी लोगों ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए मुंतज़मीन की तारीफ की। साफ मौसम और मुलाजमीन की मेहनत के बाद दूसरे इलाकों की सड़कें भी आमदोरफ्त के लिए खुलने लगी हैं। 5 माह के बाद किश्तवाड़ से गुजरने वाली सिंथन रोड भी दोबारा खोल दी गई है। बर्फबारी के सबब सिंथन टॉप का रास्ता ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। किश्तवाड़ सिंथन अनंतनाग हाईवे पर दिन रात की मेहनत के बाद ट्रैफिक की आमदोरफ्त शुरू हो चुकी है। इस मौके पर किश्तवाड़ के जिला डेवलपमेंट कमिश्नर AS राणा ने बर्फ हटाने में लगी टीम को मुबारकबाद पेश की। और कश्मीर के मगाम में एक मकान में आग लग गई। आग की वारदात रिहायशी इलाके में पेश आई, जिससे कि लोगों में अफरा तफरी मच गई। मौके पर दमकल की गाड़ियों और मकामी लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। मकामी लोगों की माने तो आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी कुछ नहीं कहा गया है। कश्मीर के अवंतीपोरा से दहशतगर्दाना तंजीम अंसार गजवातुल हिंद के 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स को सिक्योरिटी फोर्सेज ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से हैंड ग्रेनेड और 5.5 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं। पूछताछ में इस बात का इंकशाफ हुआ है कि ये रुपए पिछले दिनों 2 बैंकों से लूटे गए थे। गिरफ्तार मिलिटेंट्स की पहचान अवंतीपोरा के रफीक अहमद डार और आबिद मजीद के तौर पर की गई है। मामूलात में बेतरतीबी, खाने पीने में एहतियात का न होना, सोने और उठने के वक्त में लापरवाही, ये ऐसी चीजें हैं जो कि आज ज्यादातर बीमारियों का सबब है। भागदौड़ की जिंदगी में लोगों के लिए ग्राउंड पर जाने का वक्त नहीं है। ऐसे में जिम कल्चर को काफी फरोग मिल रहा है। श्रीनगर में भी एक जिम लोगों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। मसल स्टूडियो SRX नाम के इस जिम में एक्सरसाइज के लिए मुख्तलिफ किस्म की जदीद मशीनें हैं। यहाँ पर ट्रेनियों को एक्सरसाइज के तौर तरीकों के साथ साथ
डाइट और न्यूट्रिशन के मुतालिक भी जानकारी दी जाती है। यहां छोटे से वक्फे के लिए हम रुक रहे हैं, लौटेंगे। आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं जी सलाम और आज इतवार है नाज़रीन, और कश्मीर एक्सप्रेस में आज हम लेकर आते हैं हफ्तेवार शुमारा। इसमें हम उन तमाम बड़ी खबरों को शामिल करते हैं जो हफ्ते भर सुर्खियों में रहती हैं जम्मू कश्मीर की। आइए आगाज करते हैं हफ्तेवार शुमारे का और बात करते हैं बंद और हड़ताल की। जी हां, यह हफ्ता बंद और हड़ताल से मुतासिर रहा। मुजाहरों के दौरान नौजवान की मौत के खिलाफ वादी में मामलात जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर रही। अलहदगी पसंद लीडर ने भी इसे खूब हवा दी। दरअसल जगह जगह सिक्योरिटी फोर्सेस पर जो पथराव हो रहे हैं वो सब एक सोची समझी हिकमत अमली का नतीजा है। जम्मू कश्मीर में अलहदगी पसंद लीडरों की साजिश का खुलासा। पाकिस्तान की मदद से पत्थरबाजी की साजिश। साल 2018 में बढ़ी पत्थरबाजी की वारदातें। पत्थरबाजों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लिया जाना सरकार की भूल तो नहीं। एनआईए पहले ही कह चुका है कि पत्थरबाजी लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं बल्कि अलहदगी पसंद लीडरों और उनके पाकिस्तान में बैठे आकाओं की साजिश है। एनआईए की जांच और उसके बाद कश्मीर सरकार की ज्यादातर पत्थरबाजों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लिए जाने के फैसले के बाद एक बार फिर से कश्मीर में पत्थरबाजी की वारदातों में इजाफा देखने को मिल रहा है। इस साल अब तक पत्थरबाजी की 62 वारदातें हो चुकी हैं, जिसमें अकेले सिर्फ सीआरपीएफ के 71 जवान जख्मी हुए और 2 जवानों की मौत हुई है। इसके अलावा सीआरपीएफ की 24 गाड़ियों को पत्थरबाजों के जरिए तोड़ दिया गया है। पैसा आता है पाकिस्तान से, कहाँ जाता है और कहाँ से उनके पास पहुँचता है जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, कहाँ से होता है? आप बताइए, कोई देश दुनिया में ऐसा है जहाँ पर अपने ही स्कूल जलाते हैं, अपने ही बच्चों को जाने नहीं देते, अपने ही बच्चों को आप हथियार पकड़ा रहे हो। वहीं साल 2017 में पत्थरबाजी की कुल 623 वारदातें सामने आई थीं, जिसमें 574 जवान जख्मी हुए थे और करीब 200 गाड़ियों को पत्थरबाजों ने नुकसान पहुंचाया था। लेकिन जैसे ही एनआईए ने पत्थरबाजों और सेपरेटिस्ट के खिलाफ जांच शुरू की, पत्थरबाजों की वारदातों में कमी आई थी। लेकिन अब एक बार फिर से पत्थरबाजों ने नए सिरे से कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाना शुरू किया है। हालांकि इसका अंदाजा फोर्सेस और जांच एजेंसियों को है। अब देखना है मिलिटेंट्स के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन ऑल आउट के बाद पत्थरबाजों से निपटने के लिए सरकार और फोर्सेस की तरफ से कौन से कदम उठाए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इधर मुजाहरों के दौरान गुज़िश्ता हफ्ते हाजीन में 2 ऐसे वाक़े पेश आए जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। 3 दिनों के फासले पर दहशतगर्दों ने 2 नौजवानों को अगवा किया और 1 दिन बाद उनकी लाश मिली। दूसरे मामले में तो दरिंदगी की इंतहा ही पार हो गई। दहशतगर्द कातिलों ने बड़ी बेरहमी से मंजूर नाम के नौजवान का सर कलम कर दिया। आए दिन आप मिलिटेंट और मिलिटेंसी से जुड़ी कई तरह की खबरें देखते होंगे। जी सलाम आज आपको मिलिटेंसी का एक ऐसा चेहरा दिखाएगा जिससे आपको हर मिलिटेंट हैवान नजर आएगा। ये हैवान इंसानी जिंदगी को कुछ भी नहीं समझते और उनका हाल ऐसा करते हैं कि एक वक्त के लिए शैतान भी डर जाए। कलेजे को मजबूत करके बैठिए, हम आपको दिखाने जा रहे हैं हैवानियत की ऐसी तस्वीर जिसे देखने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहे इस मासूम नौजवान को बुध के दिन कुछ मिलिटेंट्स ने बोनी मोहल्ले से किडनैप कर लिया था। इस नौजवान का नाम मंजूर अहमद है, जिसे 25 साल की उम्र में ही बेरहमी से मार डाला गया।
मिलिटेंट्स ने इस मासूम नौजवान को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। पहले तो उसके हाथ पैर तोड़ दिए, फिर उसकी उंगली काटी गई। मंजूर तड़पता रहा, लेकिन मिलिटेंट्स को उस मासूम पर रहम नहीं आया। जब इतने से भी बेरहम मिलिटेंट्स का मन नहीं भरा तो उन्होंने मंजूर का गला काटकर लाश हाजिन के ही एक बागीचे के पास छोड़ गए। सुबह जब मकामी लोगों ने लाश देखी तो इलाके में सनसनी फैल गई। मंजूर के अहले खाना का रो रो कर बुरा हाल है। उन पर तो जैसे आफतों का पहाड़ टूट पड़ा हो, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मंजूर को ही नहीं खोया। मंजूर के वालिद अब्दुल्ला गफ्फार भट्ट श्रीनगर में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। चलिए अब आपको बेरहमी की ये दास्तान शुरू से सुनाते हैं। दरअसल 2 रोज कबल दहशत गर्दाना तंजीम लश्कर तैयबा के कुछ मिलिटेंट्स हाजिन के रहने वाले अब्दुल गफ्फार के घर में घुसकर पूरे कुनबे की पिटाई करने लगे और फिर भट्ट और उसके बेटे मंजूर को अगवा कर लिया। अब्दुल गफ्फार को भी मिलिटेंट्स ने बुरी तरह से जख्मी किया, लेकिन वो किसी तरह से मिलिटेंट्स के चंगुल से बचने में कामयाब रहे। भागने के दौरान मिलिटेंट्स ने अब्दुल के पेट में गोली मारी। अब्दुल के जिस्म पर चाकुओं के भी कई जख्म हैं। फिलहाल उनका इलाज श्रीनगर के अस्पताल में चल रहा है, लेकिन लश्कर के मिलिटेंट्स ने उनके बेटे को बेरहमी से मार डाला और सिर कटी लाश पास के ही एक बागीचे में फेंककर फरार हो गए। बॉडी जो कि हेडलेस डेड बॉडी एप्पल ऑर्चर्ड, जो हाजिन की पेरिफेरल एरिया में एप्पल ऑर्चर्ड से मिली है। इस शख्स को उन्होंने 2 दिन पहले अगवा किया था और आज सुबह उसकी डेड बॉडी मिली। पिछले 1 साल से लगभग जो मिलिटेंट्स का नुकसान हुआ है इस एरिया में, उसी असना में इन लोगों ने आजकल आम शहरी जो लोग अपने रोजगार के लिए काम करते हैं, इनोसेंट लोग हैं, उनका कत्लोगात शुरू किया हुआ है दहशत फैलाने के लिए। और इस हफ्ते में लगभग ये दूसरा इंसिडेंट है। हम लोग इसी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, FIR लगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और गुज़िश्ता हफ्ते की शुरुआत सिक्योरिटी फोर्स की एक बड़ी कामयाबी से भी हुई। दरअसल यह ऑपरेशन पुरानी मुहिम की एक कड़ी थी। गुज़िश्ता इतवार को अलग अलग मकामात पर हिफाजती दस्तों ने तसादुम के बाद 13 मिलिटेंट्स को हलाक करने में कामयाबी हासिल की थी, जबकि एक को जिंदा गिरफ्तार किया था। यह कामयाबी उस हिकमत अमली का नतीजा है जिस पर सिक्योरिटी फोर्स इन दिनों अमल कर रहे हैं। इतवार का दिन मार्का आरआईओं का दिन साबित हुआ। 3 मुख्तलिफ मकामात पर हिफाजती दस्तों ने 13 मिलिटेंटों को हलाक करने में कामयाबी हासिल की। यह नतीजा है उस हिकमत अमली का जिस पर गुज़िश्ता 4 माह से हिफाजती दस्ते अमल कर रहे हैं। इसके तहत मिलिटेंटों के खिलाफ रात में ऑपरेशन शुरू करने की हिकमत अमली अख्तियार की गई है। इसकी वजह से जहां शहरियों के जानी नुकसान के इम्कानात कम हुए, वहीं मिलिटेंट को हदफ बनाना भी आसान हो गया। एक बहुत अच्छी सिनर्जी और बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन से काम हो रहा है, तभी कामयाबी मिलती है। अच्छा, इससे हालात बेहतर होंगे और कश्मीर में जल्दी अमन आएगा। लड़के जमीन पर अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनको बधाई देता हूं और हालात काबू में। इतवार के ऑपरेशन भी रात में शुरू हुए। शोपिया के दरगुड़ सोगन में तकरीबन 3 बजे रात में झड़प शुरू हुई, जो सुबह 10 बजे तक जारी रही। यहाँ 7 मिलिटेंट हलाक हुए। गोली लगने के सबब एक शहरी ने भी दम तोड़ दिया। इसी तरह दयालगाम में भी रात को ऑपरेशन हुआ, जिसमें एक मिलिटेंट मारा गया। सीनियर पुलिस अफसरान का कहना है कि मिलिटेंट की मौजूदगी की इत्तला मिलने पर रात में ऑपरेशन शुरू किया जाता है और कोशिश होती है कि सुबह से पहले इसे खत्म कर दिया जाए। इस हवाले से जो रिकॉर्ड दस्तयाब हैं, उसके मुताबिक सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन के तहत गुज़िश्ता 1 माह के दौरान 24 ऑपरेशन चलाए गए। कभी कभी इस हिकमत अमली का खातिर ख्वाह नतीजा नहीं निकलता। दरगुड़ का ऑपरेशन सुबह 10:30 बजे तक जारी रहा। यही वजह है कि बड़ी तादाद में मकामी लोग सड़कों पर उतर आए, जिसकी वजह से दर्जनों अफराद जख्मी हुए। जख्मों की ताब न लाकर कुछ अफराद की मौत भी वाक़ई हो चुकी है। शहरियों को फोर्स और मिलिटेंटों के बाहमी तसादुम से दूर रखना हिफाजती दस्तों के लिए एक बड़ा मसला है। आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान
इनकाउंटर साइट पर क्रॉस फायरिंग में अब तक 29 शहरी हलाक हो चुके हैं, जबकि सैकड़ों अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए। आपको बता दें कि हाजिन और बांदीपुरा में भी रात के वक्त ऑपरेशन शुरू किया गया था। रात के ऑपरेशन का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि मकामी पुलिस इंतजामिया के सामने लॉ एंड ऑर्डर के मसले खड़े नहीं होते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और गुज़िश्ता हफ्ते शोपियान और अनंतनाग में जिस तरह का तसादम हुआ उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाबी मिली। इससे साल 2018 की हंगामा खेजी का अंदाजा लगाया जा सकता है। अप्रैल की शुरुआत शोपियान और अनंतनाग तसादुम से हुई, जिसमें कि 13 मिलिटेंटों समेत 20 अफराद हलाक हुए हैं। रवा साल में अब तक 35 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं, लेकिन इसी दौरान 24 शहरी भी जाँ बहक हुए, जबकि गुज़िश्ता साल ये तादाद 55 थी। शोपियां का ये ऑपरेशन साल 2018 का अब तक का सबसे बड़ा और कामयाब ऑपरेशन माना जा रहा है। सिक्योरिटी अफवाज ने महज 15 घंटे के अंदर 13 मिलिटेंट्स को हलाक करने में कामयाबी हासिल की। ये ऑपरेशन नए साल में नई हिकमत अमली की कामयाबी का शाखसाना कहा जा सकता है। रात में ऑपरेशन की शुरुआत और तुलुए सुबह से पहले ऑपरेशन खत्म। ये वो हिकमत अमली है जिस पर सिक्योरिटी फोर्स अमल पैरा है। इसके नतीजे में हिफाजती दस्तों को खातिर ख्वाह कामयाबी भी मिल रही है। जहां मिलिटेंट्स की हलाकत में इजाफा हो रहा है, वहीं इस हिकमत अमली से सिक्योरिटी फोर्स की शहादत का तनासुब भी कम हुआ है। लेकिन शहरियों की हलाकत और जख्मियों की बढ़ती तादाद लम्हे फिक्रिया है। 2018 में रोजाना औसतन एक शख्स की मौत वाक़ई हो रही है, जो गुज़िश्ता साल के बनिस्बत ज्यादा है। रवां साल में अब तक 90 मौत वाक़ई हो चुकी है। इनमें 35 मिलिटेंट्स और 24 शहरी शामिल हैं। इनमें से 22 मौत तो सिर्फ अप्रैल के शुरुआती दिनों में ही वाक़ई हुई। इस दौरान 13 मिलिटेंट्स, 4 शहरी और 5 जवान शहीद हुए, जबकि साल 2017 में इन अय्याम में सिर्फ 55 अफराद हलाक हुए थे। साल की शुरुआत में सुजवान और करण नगर में फौजी कैंप पर हुए हमले में 15 लोग हलाक हुए थे। रवां साल के जनवरी में 16, फरवरी में 21 और मार्च में 29 अफराद हलाक हो चुके हैं। 2016 में मुसलह तसादुम के मुख्तलिफ वाक़यात में 150 मिलिटेंट्स, 15 शहरी और 82 जवान, जबकि 2015 में 108 मिलिटेंट, 17 शहरी और 39 जवान शहीद हुए थे। जराए के मुताबिक मिलिटेंट्स को मकामी सतह पर मिलने वाली हिमायत सिक्योरिटी फोर्स के लिए तशवीश की बात है। इस हवाले से एक सीनियर पुलिस एहलकार के मुताबिक आने वाले दिनों में मुसलह तसादुम में इजाफा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और मिलिटेंसी के साथ तसादुम और फिर उसके बाद वादी में हुए मुजाहरे में नौजवानों की मौत की चर्चा सरहद पार भी सुनाई दी। पाकिस्तानी सियासतदानों के साथ साथ साबिक क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने भी इसमें हाथ सेकने की कोशिश की, जिस पर वो जमकर ट्रोल हुए और सचिन समेत दूसरे यूजर्स ने उन्हें खातिर खाह जवाब दिया। बुध को सोशल मीडिया पर कश्मीर और भारत के खिलाफ ट्वीट करने के बाद शाहिद अफरीदी को जमकर ट्रोल किया गया, जिसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया। इस ट्वीट में शाहिद अफरीदी ने एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वे तिरंगा थामे हिंदुस्तानी फैंस के साथ दिखाई दे रहे हैं। इस ट्वीट में उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्समैन होने के नाते वे सभी का एहतराम करते हैं। उन्होंने इस ट्वीट में कश्मीरियों के ह्यूमन राइट्स की बात कही है। उनके इस दूसरे ट्वीट के बाद भी लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल किया है। इसके पहले इमरान खान ने भी हिंदुस्तानी फौज की जाबाजी से घबराकर एक ट्वीट किया था। वाज़ेह हो कि हिंदुस्तानी फौज ऑपरेशन ऑल आउट पार्ट 2 के तहत मिलिटेंसी के सफाई का काम कर रही है। फौज ने गुज़िश्ता दिनों एक ऑपरेशन के दौरान 13 मिलिटेंट्स को मार गिराया था, जिसके बाद से ही पाकिस्तानी खिलाड़ी भारत के खिलाफ आग उगल रहे हैं। शाहिद अफरीदी और इमरान खान के ट्वीट का करारा जवाब देते हुए भारत की साबिक सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर ने भी उनका मजाक उड़ाया। गंभीर ने कहा कि अफरीदी नो बॉल पर मिले विकेट का जश्न मना रहे हैं। यही नहीं,
उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया को उन्हें संजीदगी से लेने की जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यहाँ छोटे से वक्फे के लिए हम रुक रहे हैं, लौट रहे हैं हफ्तेवार शुमारे में और भी खबरों के साथ। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। गुज़िश्ता हफ्ते की एक अहम खबर श्रीनगर लेह कौमी शाहराह का दोबारा खुलना रहा। गुज़िश्ता जुमे को 434 किलोमीटर लंबी श्रीनगर लेह कौमी शाहराह गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए खोल दी गई। BIRO और बेकन के जवानों की जबरदस्त मेहनत के नतीजे में जो हाईवे को मामूल से 1 माह कबल ही इस साल खोल दिया गया है। यह खबर भी इस हफ्ते खास रही। एक बार फिर देखिए। जोजिला पास पर मुनक़िद ये तकरीब श्रीनगर लेह शाहराह को दोबारा खोले जाने की है। 15वीं कोर के जनरल ऑफिसर कमांड लेफ्टिनेंट जनरल AK भट्ट ने बाकायदा फीता काट कर इसका इफ्तिताह किया। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा सयाहत के लिहाज से भी ये इलाका काफी अहम है। मुश्किल तरीन रास्तों से गुजरने वाले इस शाहराह पर सफर करना मुसाफिरों के लिए एक तरह से लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है। 107 किलोमीटर लंबे हिमालयन रेंज के इस इलाके में खूब बर्फ पड़ती है। इसे सर्द सेहरा भी कहा जाता है, जहां हर वक्त एवलांच का खतरा बना रहता है। सर्दियों में यहां मामूलात जिंदगी मफलूज हो जाती है। खाने पीने की अशिया, साग सब्जी की फराहमी के अलावा मरीजों के लिए जाड़े के अय्याम बड़ी आजमाइश वाले होते हैं। ये 18 मार्च को बेकन वाले और विजय वाले मिलके यहाँ पे रोड खोला, तब से हमने चैन की सांस ली। यहाँ पे हमें सब्जी भी मिला या कोई भी सामान शार्ट होगा वो भी हमने यहाँ पे अभी हमें मिलती है अच्छी तरह। बाकी इसमें विंटर में तो यहाँ बहुत प्रॉब्लम होती है कि रोड कट ऑफ होने से हमें पूरे सामान का बड़ा शार्टेज भी होता है। हमारे जो पेशेंट्स हैं, चलो नॉर्मल पेशेंट्स के लिए तो गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ पे भी थोड़ी बहुत सुविधा रखी हुई है, लेकिन जो हमारे सीरियस पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था। तो या तो उनको यहाँ से लेह लेके जाना पड़ता है BIR के लिए, नहीं तो हमें करगिल में बहुत इंतजार करना पड़ता है डकोटा के लिए। तो उसका कोई भरोसा नहीं रहता है कि कब मौसम हमारा यह सही रहेगा, तो कब वो हमारी जहाज आएगी और हमारा पेशेंट वहाँ अपनी मंजिल तक पहुँच जाएगा। इसलिए हमें बहुत खुशी की बात है कि इस साल 1.5 महीना हमारा पहले ही रोड ओपनिंग हो गया है, तो हमें हर मुश्किल का सामना जो है आसान हो गया। हजारों फीट की बुलंदी पर वाक़े जोजिला पास का ये इलाका साल के बेशतर माह में बर्फ से ढका रहता है। 40 से 50 फुट तक इन इलाकों में बर्फ जमा रहती है। कारगिल, लेह व लद्दाख को श्रीनगर से जोड़ने वाला ये वाहिद रास्ता है। गुज़िश्ता 4 माह से इस रोड पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त बंद पड़ी हुई थी। बर्फ और फिसलन के सबब छोटी बड़ी सभी तरह की गाड़ियों की आमदोरफ्त पर पाबंदी आयद थी। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और बेकन के जवान गुज़िश्ता 1 माह से बर्फ हटाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि मामूल से 1 माह कबल ही इसे आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया। तो बहुत मेहनत से किया था, क्योंकि वो बर्फ भी बहुत था और अवलांच भी बहुत था। तो सुबह मतलब 6 बजे आना, शाम के 11 बजे वापस चले जाना। बहुत मेहनत से हमने ये किया, क्यों हमारा कारगिल में, लेह में, मतलब दूर दूर इलाके में जो हमारे भाई है उनकी बहुत प्रॉब्लम थी। सब्जी की प्रॉब्लम थी, राशन की प्रॉब्लम थी, हर चीज़ की प्रॉब्लम थी। इसलिए हमने बहुत मेहनत से यहाँ तक मतलब 0 पॉइंट तक रोड खोला है। गुज़िश्ता 11 दिसंबर से ये रास्ता बंद पड़ा हुआ था। 21 फरवरी से रास्ता साफ करने का काम शुरू हुआ। मुसलसल 1 माह की मेहनत के बाद 24 मार्च को इसे जुज़वी तौर पर खोला गया। बेकन और BRO के डोजर्स, स्नो कटर, व्हील लोडर्स और JCB की मदद से रास्ते को साफ किया गया। उमूमन ये रास्ता मई में खुलता था, लेकिन इस दफा जवानों ने मुतय्यना वक्त से पहले ही इसे आमदोरफ्त के लायक बना दिया। इस साल हम रोड और सालों की वनिस्पत बहुत जल्दी खोल पाए हैं। इससे एक तो जो सारा सामान ऊपर जाता है वो सामान जल्दी जाएगा, और बहुत और इम्पोर्टेंट ये है कि टूरिस्ट लेह लद्दाख के लिए जल्दी आ पाएंगे और लेह की सुंदरता को और जल्दी से देखना शुरू कर देंगे। मेरी बधाई है BRO को, जिन्होंने एक बहुत अच्छा काम करके जल्द से जल्द इस रोड को खोला है।
रास्ता खुलने से जहां जरूरी सामान के लद्दाख पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, वहीं लद्दाख जाने के ख्वाहिशमंद सयाह भी अब आसानी से वहां पहुंच पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि एनएसडीसी के तरबियती प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर के नौजवानों को खुद मुख्तार बनाने की उड़ान की मुहिम पर हमारी एक खास रिपोर्ट जो इस हफ्ते दिखाई गई थी, उसे हम फिर देखेंगे। उड़ान स्कीम के फवायद, जम्मू कश्मीर के तलबा को तरबियत याफ्ता बनाना, ट्रेनिंग के बाद रोजगार से जोड़ना और रोजगार हासिल करने में हो रहे हैं तलबा कामयाब। वजारत खारजा की उड़ान स्कीम के तहत मैन्युफैक्चरिंग और खासतौर पर गियर पुर्जे बनाने में नाम कमा चुकी ग्रिज़ानो ट्रांस मशीनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में 61 से ज्यादा कश्मीरी नौजवान ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। ट्रेनिंग और बाद में मिले रोजगार से ये नौजवान कितने खुश हैं, जरा आप खुद इन नौजवानों की ज़बानी सुनिए। जब इस उड़ान में जुड़ने में मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं जब उड़ान से जुड़ा मेरे को यहाँ काफ़ी कुछ सीखने को मिला। इन्होंने मेरे को काफ़ी प्रकार की ट्रेनिंग दी, मेरे जो स्किल थे वो डेवलपमेंट कराए। जितने यहाँ पे शॉप थे, अलग अलग शॉप में मेरे को ट्रेनिंग दी, जैसे कि ग्राइंडिंग, टर्निंग, मिलिंग, ऐसे जितने भी वर्कशॉप थे सभी में मेरी ट्रेनिंग हुई। जब ट्रेनिंग खाते हुए उन्होंने मेरे को काफ़ी जो स्किल थे काफ़ी डेवलपमेंट हुए और आज ऐसे पोजीशन में खड़ा हूँ कि आज मैं इसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ एज ए DT। तो और मेरे को फ्यूचर यहाँ पे काफ़ी ब्राइट दिख रहा है और मेरे को यहाँ पे आकर बहुत खुश हूँ। हमने यहाँ पे बहुत कुछ आके सीखा, प्रोग्रामिंग वगैरह सीखी, ऑटोकैड सीखा, मास्टर कैम वगैरह सीखा और उम्मीद है कि आगे फ्यूचर में हम अच्छा यानी कि बहुत अच्छे इंजीनियर बन जाएंगे। लगभग 10 लड़के ऐसे हैं जो टेक महिंद्रा में काम कर रहे हैं और कोई लड़के वापस भी चले गए हैं और उनमें से मैं एक हूँ। और हमारा एक लड़का ऑलरेडी इन्होंने गुजरात भेज दिया, सियोलिकॉन वाली कंपनी ने सेलेक्ट करके उसको गुजरात भेज दिया है और एक को दिशा में जॉब दे दिया है, वो भी HR डिपार्टमेंट में काम कर रहा है दिशा में, और एक मैं हूँ, मैं एज ए कोऑर्डिनेटर काम कर रहा हूँ। इन कश्मीरी नौजवानों को तरबियत देकर नौकरी के लिए तैयार करने वाला इदारा ग्रिज़ानो ट्रांस मशीनी अब तक 88 नौजवानों को तरबियत दे चुका है और 35 नौजवानों का बड़ी बड़ी कंपनीज में अच्छी पोजीशन पर प्लेसमेंट भी हो चुका है। Udaan is a special initiative for the youth of Jammu and Kashmir to make them skilled, to make them employed and to connect them to the mainstream of the society. And the way NSTC is facilitating this connection between the corporates and the Ministry of Home Affairs Jammu and Kashmir is amazing, and I'm truly proud to be a part of this initiative. Around 150 students were enrolled in 2016-2017, and out of that 88 have already been trained. And this training was not just classroom training but on the job practical training. They were working on the machines and getting that practical live learning. उड़ान स्कीम के तहत तरबियत पाकर कश्मीरी नौजवान अपना मुस्तकबिल रोशन कर रहे हैं और हुकूमत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। यकीनन उड़ान स्कीम कश्मीरी नौजवानों की जिंदगी में रंग भर रही है और वो रोजगार की दुनिया में कामयाब परवाज कर रहे हैं।